नमन उस वक्त अपने रूम में बेखबर सोया हुआ था। जो दूध पूर्णिमा उसको देती थी उसकी वजह से उसको बहुत गहरी नींद आती थी। मिश्रा जी को मारकर पूर्णिमा ने उनकी लाश एक पेड़ की टहनी पर टांग दी थी और फिर चुपचाप घर जाकर अपने कमरे में सो गई। सुबह जब नमन की आंख खुली तो उसको पूर्णिमा का ख्याल आया। पता नहीं वो जागी होगी या नहीं, कहकर वो उठकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि दरवाजा खुला और पूर्णिमा अपने हाथ में नाश्ते की थाली लिए उसके कमरे में आई। ये देखकर उसको अजीब लगा, क्योंकि उसने सोचा था कि अभी वो अपने परिवार को खोने के गम में डूबी होगी, लेकिन वो नॉर्मल नजर आ रही थी। ये लीजिए, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। पूर्णिमा ने नाश्ते की थाली उसके सामने रख दी और खुद स्टूल पर बेड की बराबर में बैठ गई। थाली में 2 पराठे, सैंडविच और 1 कप चाय थी और एक प्याला था जिसमें कोई सूप था। सॉरी, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया था। आपने नाश्ता कर लिया? अगर नहीं किया तो मेरे साथ ही कर लीजिए। मैंने सुबह पूजा के बाद ही नाश्ता कर लिया था। अब ये सब आपके लिए ही है। बहुत अच्छा नाश्ता था, शुक्रिया। नाश्ता करने के बाद नमन बोला। पूर्णिमा ने देखा कि नमन ने सूप नहीं पिया है। अरे, आपने ये चिकन सूप क्यों नहीं पिया? चिकन सूप? सुबह सुबह नॉनवेज तो मैं वैसे भी नहीं खाता और इतने नाश्ते से मेरा पेट भर चुका है। ये नाश्ते का हिस्सा नहीं है, मार्का देव का प्रसाद है। ये आपको लेना ही पड़ेगा, वरना मेरी पूजा भंग हो जाएगी। सुनकर नमन को बहुत अजीब लगा। उसने सोचा, भला नॉनवेज कैसे किसी देवता का प्रसाद हो सकता है, लेकिन वो उस शर्त में फंसा था, इसलिए बिना सवाल किए उसने चिकन सूप पी लिया। नमन के ऑफिस जाने से पहले पूर्णिमा ने उसका लंच बॉक्स भी पैक कर दिया था। अब यही रूटीन रोजाना का बन चुका था। रात को बेहोशी वाला दूध और सुबह चिकन सूप उसको रोजाना लेना पड़ता था। पूर्णिमा रोजाना रात को 2 बजे उसके सोने के बाद कहीं जाती थी, जिसके बारे में उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। कई दिन गुजर चुके थे। एक दिन नमन हॉल में सोफे पर बैठा काफी देर से किसी से बातें कर रहा था। वो कोई लड़की थी। जब उसने बात करके कॉल काटा तो पूर्णिमा उसके सामने बैठी और पूछने लगी, किसका कॉल था? बड़ी देर लग गई आपको। मेरी छोटी बहन नेहा का कॉल था। 2 साल हो गए उसको मिले हुए, इसीलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रही है। तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? भला मुझे कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ये उसका ही घर है। अगले दिन नमन की बहन नेहा घर पर आई। उससे मिलने के बाद नमन ने उसको पूर्णिमा से मिलवाया। फिर उन तीनों ने आपस में खूब बातें की। डिनर के बाद रोजाना की तरह 11 बजते ही पूर्णिमा अपने कमरे में जाकर पूजा करने लगी। जब नेहा ने ये देखा तो उसको बहुत अजीब लगा। वो पैरानॉर्मल सोसाइटी के लिए ही स्टडी कर रही थी, इसलिए उसको ये सब देखकर शक हो रहा था। वो चुपचाप नमन के कमरे में गई और उससे पूछा, भैया, ये पूर्णिमा आपको मिली कहाँ थी और आपने इसको यहाँ क्यों रखा है? मुझे पूरी बात जाननी है। नमन ने देखा कि नेहा के चेहरे पर एक परेशानी सी नजर आ रही है। उसने पूर्णिमा के बारे में नेहा को सब कुछ बता दिया और उसकी शर्त के बारे में भी। भैया, आपको पता नहीं आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। मैं पैरानॉर्मल स्टडीज कर रही हूँ। पैरानॉर्मल साइंस के हिसाब से जो भी वो कर रही है वो करना पिशाचिनी बनने की साधना है। ये तुम क्या बोल रही हो? मार्का देव शैतानों की देवता को माना जाता है। कोई स्त्री अगर कर्ण पिशाचिनी बनना चाहती है तो उसको एक पुरुष के साथ एक ही घर में 65 दिनों तक रहना होता है। रात को मार्का देव की पूजा का दूध उसको देकर मार्का देव को एक मुर्गे की बलि देनी पड़ती है। अब सुबह उसको उस मुर्गे का मीट खिलाना होता है। 65 दिन पूरे होने के बाद वो आपकी बलि मार्का देव को दे देगी और पूरी तरह से कर्ण पिशाचिनी बन जाएगी। नमन ये सुनकर हक्का बक्का सा हो गया और बोला, इसका मतलब है कि जो चिकन सूप वो मुझे देती है वो उसी मुर्गे की बलि का होता है? भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बस आप वैसा करते जाना जैसा मैं आपसे कहूँ। नेहा ने उसको समझाया कि जब पूर्णिमा उसको दूध पीने के लिए देगी तो वो उसको पिए नहीं और पूरी रात उस पर नजर रखे। पूर्णिमा को ये पता नहीं लगना चाहिए कि उसने दूध नहीं पिया है। उसको समझाकर नेहा अपने कमरे में चली गई। नमन के रूम में जब पूर्णिमा दूध लेकर गई तो नमन ने कहा कि अभी उसका मन नहीं है, वो थोड़ी देर बाद पी लेगा। सुनकर पूर्णिमा ने दूध का गिलास स्टूल पर रख दिया और रूम से बाहर निकल गई।
रात को 2 बजे पहली पूर्णिमा ने नेहा के रूम में देखा तो वो सोती हुई नजर आई। उसके बाद वो नमन के रूम में गई तो देखा कि नमन भी बेखबर होकर सो रहा है और दूध का खाली ग्लास स्टूल पर रखा है। उसने मुस्कुराकर दरवाजा बंद किया और फ्लैट से बाहर निकल गई। नमन जल्दी से उठकर नेहा के कमरे में गया और वो भी सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। असल में नमन ने दूध को फेंककर खाली ग्लास स्टूल पर रख दिया था, जिससे पूर्णिमा को लगा कि उसने दूध पी लिया है। अब वो दोनों दबे पांव उसके पीछे हो लिए। पूर्णिमा जंगल में उसी जगह पहुंची जहां उसने मिश्रा जी को मारा था। उसके हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स था। पूर्णिमा एक पेड़ के पास जाकर रुकी जहां बहुत से कौवे कांय कांय करके उड़ रहे थे। नेहा और नमन थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखने लगे। पूर्णिमा के हाथ में जो बक्सा था उसने उसको खोला। उसमें एक मुर्गा था जिसको उसने बाहर निकाला। दूसरे हाथ में एक चाकू था। मारका देव, बलि स्वीकार कीजिए। भैया, सही मौका है। नेहा का इशारा मिलते ही नमन पूर्णिमा की तरफ भागा। पूर्णिमा भी नेहा की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगी थी। नमन ने पूर्णिमा को पकड़ा और उसके हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर गया, लेकिन वो मुर्गे को अभी तक नहीं छोड़ रही थी। नेहा ने सूखे हुए पत्तों को इकट्ठा करके लाइटर से उनमें आग लगा दी थी। भैया, उस मुर्गे की बलि होने से पहले ही उसको इस आग में जला दो, इसकी तपस्या भंग हो जाएगी। सुनकर नमन ने उससे मुर्गा छीनना चाहा तो उसने नमन का गला पकड़ लिया। नेहा पास आई और नमन को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पूर्णिमा ने उसका भी गला पकड़ लिया। तुम लोग मेरी तपस्या को भंग नहीं कर सकते। पूर्णिमा ने इस समय एक बहुत ही भयानक रूप ले लिया था। फिर भी नमन ने एक झटके से मुर्गे को उसके हाथ से छीनकर आग में फेंक दिया। पूर्णिमा ने ये देखकर फौरन उन दोनों को छोड़ दिया और फिर मुर्गे को बचाने के चक्कर में आग में कूद पड़ी। वो मुर्गे को तो बचा नहीं पाई और खुद भी जलकर इधर उधर फड़फड़ाने लगी। मैं वापस जरूर आऊंगी, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैं वापस आऊंगी। इतना कहकर वो जमीन पर गिरकर थोड़ी और देर तक तड़पती रही। फिर उसने वहीं दम तोड़ दिया। दोनों भाई बहन ने भगवान का शुक्र अदा किया और अपने घर को लौट आए। राजनगर में सबसे आलीशान कोठी सुशीला नाम की महिला की है। सुशीला जवान और बेहद खूबसूरत कंवारी महिला है। उसने अभी तक शादी नहीं की है। लोग तो पैसों के लिए व्यापार करते हैं, मगर ये सुशीला तो पैसों का ही व्यापार करती है। इसके पास बहुत पैसा है और ये लोगों को ब्याज पर पैसा उधार देने का काम करती है। एक बार रामलखन नाम का एक आदमी उसके घर कर्ज लेने के लिए आता है और दरवाजा खुला देखकर सीधे अंदर घुसा चला आता है। अरे ओ सुशीला जी, कहाँ हो? थोड़ा कर्ज चाहिए था। रामलखन ये कहते हुए अंदर घुसाता है कि तभी अचानक फर्श पर फिसलकर औंधे मुंह जा गिरता है और देखता है कि फर्श पर ताज़ा ताज़ा गर्म खून बह रहा है। खून देखकर रामलखन की चीख निकल जाती है। खून, खून, बचाओ, बचाओ, खून, खून। रामलखन के इस तरह से चीखने के साथ ही एक चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रामलखन उसे आश्चर्य से देखते हुए कांपने लगता है। सुशीला जी, आप चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। तूने सही पहचाना, मैं चुड़ैल ही हूँ, पर मेरा असली रूप देखकर तूने अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जा रहा हूँ। जा, पर आज के बाद तू किसी भी काम का नहीं रहेगा, रामलखन। चुड़ैल जैसे ही हंसती है, ठीक वैसे फर्श से खून गायब हो जाता है और रामलखन वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ भाग लेता है। पर फिर कुछ ही दूर जाकर किसी से टकराकर नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और ऊपर देखता है तो फिर से चीख उठता है। तुम मुझे बख्श दो। मैं कभी भूल कर तुम्हारे घर के अंदर नहीं घुसूंगा। मुझे माफ कर दो। हाँ, पैसा नहीं लेगा क्या? नहीं, मुझे जाने दो, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। तो जा भाग, जा अपने घर तक। बीच रास्ते में कहीं मत रुकना, वरना मुझसे नहीं बच पाएगा। उसके बाद तो रामलखन सिर पर पैर रखकर भाग जाता है और फिर घर जाकर ही सांस लेता है, मगर वहाँ पहुँचते ही उसके हाथों और जबान को पूरी तरह से लकवा मार जाता है।
न बोल पाता है और न हाथों की उंगलियों तक को हिला पाता है। इस तरह राम लखन चलता फिरता बुत बनकर रह जाता है। घर वाले उसकी यह हालत देखकर रोने चिल्लाने लगते हैं। हे भगवान, इन्हें ये क्या हुआ? जबान खुल रही है और न हाथ चल रहे हैं। ये क्या हो गया इन्हें? राम लखन की हालत देखकर उसकी पत्नी विलाप कर रही होती है कि तभी सुशीला की कार उनके घर के सामने आकर रुकती है और उसमें से सुशीला उतरकर घर के अंदर जाती है। सुशीला को देखते ही राम लखन का सारा शरीर कांपने लगता है। अरे क्या हुआ चाची, इस तरह रो क्यों रही हो? देखो देखो न, इनको क्या हो गया है? न तो बोल पा रहे हैं और न ही हाथों को उठा पा रहे हैं। लगता है चाचा जी को लकवा मार गया है, पर कैसे? ये तो भगवान ही जाने। कांप तो अभी भी ऐसे रहे हैं जैसे किसी भूत प्रेत या चुड़ैल को देख लिया हो। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। चाची ये लो, कुछ पैसा रख लो और इनका इलाज कराओ। उस दिन के बाद गांव में राम लखन जैसे अपाहिज लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। जो भी सुशीला का असली रूप देख लेता है उसका वो ऐसा ही हाल कर देती है और फिर घर वालों को इलाज के नाम पर कुछ पैसे थमा देती है ताकि कोई उस पर शक न करे। इसके साथ ही सुशीला के मन में पैसों का लालच भी बढ़ता जाता है। उसके घर में नोटों के ढेर लगे होने के बावजूद वो नोटों के लिए तड़पती रहती है। नोट ही नोट, नए नए करारे करारे नोट। मैं पैसे वाली चुड़ैल मैं पैसे वाली चुड़ैल। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुशीला यानी पैसे वाली चुड़ैल घर में पैसा जमा करने में लगी रहती है। साथ ही गांव में उसके कारण अपाहिज लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। लोग इसे कुदरत का प्रकोप या किसी रहस्यमय बीमारी का असर समझकर घबरा जाते हैं और फिर इसके समाधान की बात सोचकर गांव के सरपंच से मिलने जाते हैं। भाई, है तो गंभीर समस्या। ऐसा ही रहा तो ये बीमारी सारे गांव को ही अपाहिज बना देगी। सरपंच जी, इसका तो कोई ना कोई समाधान करना ही पड़ेगा। किसी डॉक्टर को गांव में बुलाकर इन सब लोगों को दिखाना चाहिए। मेरा भांजा अविनाश बहुत बड़ा डॉक्टर है। मैं आज ही उसे फोन कर देता हूँ, कल तक वो गांव पहुँच जाएगा। फिर गांव वालों की सलाह लेकर सरपंच अपने भांजे अविनाश को फोन करके गांव में बुला लेते हैं। अविनाश के गांव में आने की खबर पाते ही सुशीला सावधान हो जाती है और उसे ही अपना निशाना बनाने का फैसला करती है। फिर जैसे ही रात होती है तो अविनाश के कमरे में कहर बरपने लगता है। खिड़की अपने आप खुल जाती है और बिजली गुल हो जाती है। इसके साथ चुड़ैल उसे आवाज देते हुए कहती है, डॉक्टर बाबू, ओ डॉक्टर बाबू, जरा अपने आसपास तो देखो। ये आवाज सुनकर जैसे ही अविनाश जागता है तो दंग ही रह जाता है। खिड़की खुली थी और उसमें से ढेरों जुगनू अंदर घुसे आ रहे थे। ये सब देखकर अविनाश घबरा जाता है और चीखते हुए अपने मामा को आवाज देता है। मामा, ये क्या हो रहा है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, जल्दी आओ। अभी अविनाश चीख कर अपने मामा को बुला ही रहा होता है कि तभी बत्तियां जलने बुझने लगती हैं और चुड़ैल आ जाती है। तू क्यों आया डॉक्टर? अब तू भी अपाहिज हो जाएगा। मुझे माफ कर दो, मैं कल ही गांव छोड़कर वापस लौट जाऊंगा। नहीं जाएगा अब तू भी यहीं रहेगा। इसके बाद चुड़ैल अविनाश को खूब तड़पाती है और उसे भी अपाहिज बनाकर लौट जाती है। सुबह अविनाश को इस हालत में देखकर सरपंच और गांव वाले दुविधा में पड़ जाते हैं और उसकी हालत के बारे में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी सुशीला भी वहां आ जाती है। अरे सरपंच जी, क्या हुआ आपके भांजे को? ये तो लोगों का इलाज करने आया था, खुद ही मरीज बन बैठा। क्या करें सुशीला जी, ना जाने गांव में कौन सी बला घुस आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो समझ में ना आए उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अच्छा मैं चलती हूँ, इन डॉक्टर का ख्याल रखना। सुशीला की इस तरह की बातें सुनकर सरपंच को उस पर शक हो जाता है और फिर सरपंच कुछ गांव वालों को लेकर रात होते ही उसकी कोठी में घुस जाता है और देखता है कि सुशीला सचमुच ही चुड़ैल है और अपनी कोठी में उसने नोटों के ढेर जमा कर रखे हैं। जब सरपंच उसके घर में घुसता है तब वो चुड़ैल का रूप लेकर नोटों से खेल रही होती है, मगर उन्हें देखते ही क्रोध में भर जाती है और उन्हें भी अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। अब तो तेरी असलियत सामने आ गई, पैसों वाली चुड़ैल, अब क्या कहोगी? मैं तुम्हें भी अपाहिज बना दूंगी। ये कहकर जैसे ही वो सरपंच पर अपनी ताकत आजमाने की कोशिश करती है, मगर सरपंच का बाल भी बांका नहीं कर पाती। उल्टे खुद सरपंच से डर कर पीछे हट जाती है। तेरी पवित्र और दयालु आत्मा पर मेरा बस नहीं चल रहा, पीछे हट जा, नहीं तो भस्म हो जाऊंगी मैं चलकर। ये कहते हुए चुड़ैल पीछे हट जाती है, मगर फिर भी सरपंच उसी की तरफ बढ़ता जाता है।
और जैसे ही उसके निकट पहुंचने को होता है तो आसमान से कोई तारे जैसी चीज बिजली की तरह टूटकर सीधे चुड़ैल पर पड़ जाती है और चुड़ैल उसमें जलकर भस्म हो जाती है। उसके भस्म होने के साथ ही सभी अपाहिज लोग पहले जैसे सेहतमंद हो जाते हैं।